तमाम शुद्ध, एक राज जो कभी खत्म ना हुआ। सुनने वाले अजीजों, आइए आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊं जिसने दुनिया भर के मुहब्बिकीन को दहाइयों तक हैरान किए रखा। एक ऐसा वाकया जो तारीख के सफ़हात पर अब तक जिंदा है मगर अपनी दुत्थी किसी के सामने नहीं खोलता। ये है तमाम शुद्ध केस। एक अजनबी, एक लाश, एक कागज का टुकड़ा और एक ऐसा राज जिसकी गूंज आज भी सुनी जा सकती है। ये कहानी है 1 दिसंबर 1948 की। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड के साहिल पर सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। समंदर अपनी पुरानी ले में शोर मचा रहा था और ठंडी हवा रेत पर चलती जा रही थी। कुछ लोग अपनी सुबह की चहलकदमी कर रहे थे। उन्हीं में एक औरत थी जो अचानक ठटक कर रुक गई। उसकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। रेत पर एक आदमी लेटा था। ना तो वो भटका हुआ लगता था, ना कोई भिखारी। उसके जिस्म पर नफीस सूट था, टाई बंधी थी और जूते ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी पॉलिश किए गए हो। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो महज सो रहा हो। लेकिन जब करीब जाकर देखा गया तो सांस बंद थी। वो शख्स मर चुका था। पुलिस को इत्तला दी गई। जब एहलकार आए तो सब हैरान थे। एक अजनबी लाश, मगर उसके पास न बटुआ, न शनाख्ती कार्ड, न कोई कागज। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी पहचान जाहिर कर सके। जैसे वो शख्स दुनिया में आया ही था बगैर किसी नाम के। सिर्फ एक आधा सिगरेट उसके करीब रखा था। लाश को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मुआयना किया। वो हैरान रह गए। ये शख्स जहर से मरा था, मगर सवाल ये था कि किस जहर से। कोई आम जहर नहीं था। कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे ये जहर खुद अपनी मौजूदगी को भी राज बना गया हो। एक ऐसा जहर जिसका सुराग न आज तक मिला, न उस वक्त मिल सका। दिन गुजरते गए। पुलिस बार बार कपड़ों की तलाशी लेती रही। आखिरकार एक खुफिया जेब में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मिला। उस पर सिर्फ 2 अल्फाज दर्ज थे, तमाम शुद्ध। फारसी जबान के ये अल्फाज जिनका मतलब है खत्म हुआ। सोचें, एक अजनबी अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में ऐसा कागज क्यों अपने पास रखेगा? ये 2 अल्फाज किसके लिए थे? अपने लिए, दुनिया के लिए, या किसी और के नाम पैगाम? ये कागज जैसे एक दरवाजा था जो खुलते ही मजीद सवालों की तरफ ले जाता था। इसी दौरान पुलिस को एक और सुराग मिला। शहर में खड़ी एक गाड़ी से उम्र खय्याम की रवायात की किताब मिली और हैरत की बात यह कि किताब के आखिरी सफ़े से वही तमाम शुद्ध का टुकड़ा फाड़ा गया था। यूं ये राज और गहरा हो गया। किताब के अंदर कुछ और निशानियां थीं, कुछ अल्फाज जो किसी कोड की मानंद लगते थे। सीधे साधे अल्फाज नहीं, बल्कि ऐसे हुरूफ जो किसी खुफिया जुबान की तरह लगते थे। पुलिस ने माहिरीन को बुलाया। फौजी, रेडियो ऑपरेटर्स, कोड का पता चलाने वाले, सब ने कोशिश की, मगर वो अल्फाज कभी वाज़े ना हो सके। आज तक कोई ये यकीन से नहीं कह सका कि वो महज बेतरतीब हुरूफ थे या एक खुफिया पैगाम। किताब के अंदर एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। जब पुलिस ने इस नंबर की खोज की तो तहकीक एक औरत के मकान पर जाकर रुकी। इस औरत का नाम था जेसिका। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो अजनबी को जानती है तो उसने फौरन कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। मगर उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में खौफ तैर रहा था, जैसे वो जानती हो मगर कहने से डरती हो। इस लम्हे कमरे में एक खामोशी छा गई। पुलिस ने चाहा कि वो मजीद बोले, लेकिन वो कुछ भी न बोली। उसने अपने दिल के राज लबों पर न आने दिए। वक्त गुजरता गया। अजनबी दफना दिया गया एक बेनाम कब्र में। कब्र पर कोई तारुफ नहीं, कोई कुतबा नहीं, सिर्फ मट्टी। उस अजनबी की कहानी जिंदा रही। लोग जय मगोया करते रहे। कुछ ने कहा वो एक जासूस था, सर्द जंग के दिनों का एक खुफिया किरदार। कुछ ने कहा वो एक आशिक था जो अपनी महबूबा तक आया मगर कबूल न किया गया।
کچھ کا خیال تھا یہ خودکشی تھی، مگر تمام شد کہ الفاظ اور پراسرار زہر نے اسے محض خودکشی کی کہانی نہ رہنے دیا۔ دہائیاں گزر گئیں، ہر چند سال بعد کوئی نیا محقق، کوئی نیا صحافی، نیا ماہر اٹھتا اور کہتا میں یہ راز کھولوں گا۔ جدید سائنس نے بھی کوشش کی، ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے، قبر کھولی گئی، ہڈیوں کا معائنہ ہوا، لیکن اصل سچ آج بھی پردے میں ہے۔ اور شاید یہی اس کہانی کی سب سے بڑی کشش ہے، کہانی کا اصل سرا کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ دو الفاظ تمام شد، مگر یہ دو الفاظ ختم نہیں کرتے بلکہ آغاز کرتے ہیں تیاس آرائیوں کا، سوالوں کا، اور ایک ایسی خاموشی کا جو آج تک ٹوٹی نہیں۔ ساتھیو، کہانی کا وہ اجنبی اب ہمارے سامنے ایک معمہ بن کر کھڑا ہے، اس کا سکوت، اس کی لاش کی نفاست، اور تمام شد کہ دو الفاظ جیسے کوئی گہری علامت ہوں، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ راز کے پردے کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو تحقیق شروع ہوئی، جاسوسی کا پہلو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور سرد جنگ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دنیا دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی، دوسری طرف سوویت یونین۔ آسٹریلیا بظاہر ایک پرامن ملک تھا، لیکن اس کی سرزمین پر بھی خفیہ ایجنسیاں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے فوراً کہا یہ اجنبی جاسوس ہے۔ دیکھیے نا، اس کے پاس کوئی شناخت نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، نہ ہی سفر کا کوئی سراغ، زہر بھی ایسا جسے پہچانا نہ جا سکے، اور پھر وہ کوڈ جیسے الفاظ جو کتاب میں ملے۔ اگر یہ سب محض اتفاق ہے تو عجیب اتفاق ہے۔ کہا گیا کہ شاید یہ روس کا ایجنٹ تھا، کچھ نے کہا وہ برطانوی خفیہ ادارے سے تعلق رکھتا تھا، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہ جاسوسی کی وہ قربانی ہے جس میں دشمن ایجنٹ کو خاموش کر دیا گیا تاکہ راز کبھی باہر نہ نکلے۔ اور جب پولیس نے اس کے دانتوں اور ہاتھوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص عام آدمی نہیں تھا۔ اس کے پٹھوں کی مضبوطی اور جسمانی ساخت بتاتی تھی کہ وہ تربیت یافتہ تھا، کوئی ایسا جس نے سخت مشقیں کی ہو۔ یہ پہلو بھی جاسوسی کی کہانی کو مزید تقویت دیتا ہے، محبت کا پہلو۔ لیکن میرے عزیزو، جاسوسی کے ساتھ ساتھ ایک اور رنگ بھی ہے، محبت کا۔ وہ عورت جیسیکا، جس کا فون نمبر اس کتاب میں تھا، پولیس جب اس کے دروازے پر پہنچی تو اس کی حالت بدل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور پہچان کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگر وہ شخص اس کا اجنبی تھا تو پھر وہ کیوں کانپ اٹھی؟ کچھ برس بعد جب صحافیوں نے دوبارہ یہ کیس کھولا تو پتہ چلا کہ جیسیکا کا ایک بیٹا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس بچے کی شکل بالکل اس اجنبی سے ملتی تھی۔ محققین نے کہا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ اجنبی دراصل اس عورت کی زندگی کا وہ ورق تھا جسے اس نے سب سے چھپا دیا تھا؟ کیا وہ بچہ اس کے اور اجنبی کے تعلق کی یادگار تھا؟ اگر یہ سچ ہے تو تمام شد کا مطلب بدل جاتا ہے۔ پھر یہ صرف ایک جاسوس کی موت نہیں بلکہ ایک عاشق کی شکست بھی ہے، ایک ایسی کہانی جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکی، صرف ایک پرچی پر لکھے دو الفاظ میں سما گئی۔ تمام شد کہ دو الفاظ غور کیجئے، یہ الفاظ فارسی میں ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک اجنبی کے پاس ایسے الفاظ کیوں ہوں گے؟ عمر خیام کی رباعیات کیوں؟ یہاں دو باتیں سمجھ میں آتی ہے، یا تو وہ فارسی ادب سے واقف تھا یا پھر اس کتاب کو اس نے تحفے کے طور پر پایا، اور اگر یہ تحفہ تھا تو کس نے دیا؟ شاید وہی عورت؟ شاید ان دونوں کے درمیان کبھی ایک لمحہ ایسا آیا ہوگا جب یہ کتاب محبت کی علامت بنی ہو، اور پھر اسی کتاب کے آخری صفحے پر تمام شد لکھ کر اس نے اپنی تقدیر کا اعلان کیا۔ موت کی خاموشی۔ آئیے اب ذرا موت کے منظر پر واپس چلے۔ وہ آدمی ساحل پر ہے، سرد رات کا اختتام ہے، سمندر کی لہریں اس کے قریب شور مچا رہی ہیں، ریت پر وہ سیدھا لیٹا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سکون ہے،
जैसे उसने दुनिया से उलझने के बाद आखिरी फैसला कर लिया हो। उसने सिगरेट जलाया, चंद कश लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में जहर का असर फैल गया। शायद उसके पास रास्ता था भागने का, मदद मांगने का, लेकिन उसने कुछ ना किया। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी घड़ी है। और फिर खामोशी। मेरे अजीजों, वक्त गुजरता गया, दहाइयां बीत गईं। वो अजनबी अपनी बेनाम कब्र में सो गया, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही। लोग उस कब्र पर आकर खड़े होते, सोचते, सवाल करते और फिर पलट जाते। अखबारों ने बार बार उस पर मज़ामीन लिखे, रेडियो और टीवी ने प्रोग्राम किए, लेकिन जवाब कहीं ना मिला। जदीद साइंस। फिर आया वो जमाना जब साइंस ने पुरानी कब्रों को भी खोलकर राज जानने का बेड़ा उठाया। 2010 की दहाई में मुहक्किकीन ने कहा, हमें डीएनए से हकीकत मालूम करनी चाहिए। यूं बरसों बाद फैसला हुआ कि अजनबी की कब्र खोली जाए। वही कब्र जिसमें रेत और वक्त के पर्दे के नीचे एक खामोश जिस्म सो रहा था। जब कब्र खोली गई तो हड्डियों के कुछ हिस्से मिले और उन पर तहकीक शुरू हुई। साइंसदानों ने डीएनए निकाला। उनका मकसद सिर्फ एक था, ये शख्स कौन था, कहां से आया था, किस खानदान से ताल्लुक रखता था। हैरत अंगेज सुराग। डीएनए ने कुछ सुराग दिए। बताया गया कि उस शख्स के जेनियाती नुकूश ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलते, वो यूरोपी नस्ल का था। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि उसके रिश्ते नाते बरतानिया और मशरकी यूरोप से जुड़ते हैं। इससे शुबा और बढ़ गया कि शायद ये शख्स वाकई किसी बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा था। मजीद तहकीक से एक और चौंका देने वाला नुक्ता सामने आया। कुछ डीएनए के नमूने उस औरत जेसिका के खानदान से मिलते जुलते पाए गए। इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता था। वो बच्चा जिसके बारे में कयास आराइया होती थी, शायद वाकई इस अजनबी का बेटा था। तसव्वुर कीजिए, वो बच्चा बड़ा हुआ, जिंदगी गुजारी, मगर शायद उसे कभी पता न चला कि उसका बाप कौन था, और अगर पता भी चला तो वो राज अपने साथ ही ले गया। कब्र की खामोशी। लेकिन मेरे दोस्तों, कब्र ने सारे जवाब नहीं दिए। डीएनए ने रास्ता दिखाया, मगर मंजिल नहीं। ये बात तो साबित हो गई कि अजनबी मामूली आदमी ना था, मगर वो कौन था, उसका नाम क्या था, किस सरजमीन से आया था। ये सवाल आज भी वही है जहां 1948 में थे। राज की कशिश। सोचिए, 7 दहाइयां बीत गईं, दुनिया बदल गई, सरद जंग खत्म हुई, वो मुल्क उजड़ गए जिनके लिए एजेंसियां सरगर्दा थीं, लेकिन एक अजनबी की लाश, एक साहिल, एक किताब और 2 लफ्ज, तमाम शुद्ध, आज भी इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। और शायद यही इस कहानी की असल रूह है। ये महज एक जुर्म की दास्तान नहीं, ना एक खुदकुशी का किस्सा, ना सिर्फ मोहब्बत या जासूसी का बाब। ये सब कुछ है और इससे बढ़कर भी है। ये इंसानी जिंदगी के सवाल का इस्तारा है कि आखिर हम सब के हिस्से में क्या लिखा है। कब, कहां, कैसे हमारा तमाम शुद्ध आ जाएगा। जदीद दौर के मुहक्किकीन आज भी ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरियों में, पुलिस के पुराने रिकॉर्ड रूम्स में, यूनिवर्सिटियों की लेबॉर्ट्रियों में लोग बैठे हैं जो इस कहानी पर काम करते हैं। कोई कोड को सुलझाने में लगा है, कोई डीएनए के रिश्ते जोड़ रहा है, कोई इस औरत की डायरियां और खतूत खोज रहा है, और कोई अजनबी की कब्र पर खड़ा बस ये सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। इंसान और राज। ये केस हमें एक बड़ी हकीकत की तरफ ले जाता है। इंसान की जिंदगी राजों से भरी हुई है। हम सब अपने साथ कुछ कहानियां लेकर चलते हैं जो कभी दूसरों को नहीं बताते। कोई मोहब्बत छुपाता है, कोई दुख, कोई जुर्म, कोई ख्वाब, और फिर एक दिन जब हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो वो सब कुछ हमारे साथ दफन हो जाता है। यही वजह है कि तमाम शुद्ध केस सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं, बल्कि एक आईना है। आईना जो हमें दिखाता है
کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی کتنے راز ہیں جو کبھی مکمل طور پر نہیں کھلتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔